जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टैटिक जीके का एक बहुत ही शानदार सेशन। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके में मजबूत पकड़ बनानी है तो आज का यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर सच में स्कोर बढ़ाना है तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, प्रसिद्ध नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जो जैव विविधता के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जो जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, हिम तेंदुआ और लाल पांडा जैसे जीव पाए जाते हैं। नामदफा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, एग्जाम में पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वह ईटानगर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी झील होती है, तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। आपसे पूछा है किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लेक बैकाल विश्व की सबसे गहरी झील है। इसकी अधिकतम गहराई लगभग 1642 मीटर। कितनी, तो 1642 मीटर इसकी अधिकतम गहराई है। यह साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। बैकाल झील विश्व के ताजे जल का बड़ा भंडार रखती है। बैकाल झील जो है विश्व धरोहर स्थल है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी, तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है क्षेत्रफल के अनुसार वह है लेक सुपीरियर। यह भी नाम ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में है जो अपनी हाथी रिजर्व के लिए भी जाना जाता है। आपसे पूछा है कि सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में है जो अपनी हाथी रिजर्व के लिए भी जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत का प्रसिद्ध टाइगर और हाथी रिजर्व है। सिमलीपाल अपनी समृद्ध जैव विविधता और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा भी प्राप्त है। सिमलीपाल मयूरभंज जिले में स्थित है। या बंगाल टाइगर, हाथी और गौर पाए जाते हैं यहाँ पर। उड़ीसा की राजधानी क्या है वह भी ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपसे पूछा है कि एशियाई विकास बैंक एडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1966 में मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की स्थापना वर्ष 1966 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। एडीबी एशिया प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करता है। भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। एडीबी का उद्देश्य गरीबी कम करना और विकास परियोजनाओं को सहायता देना है। एडीबी सड़क, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस प्रकार का बल है। आपसे पूछा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किस प्रकार का बल है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस प्रकार का बल है। बताइए क्या होगा। राइट आंसर आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल है, नाभिकीय बल है या विद्युत बल है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आकर्षण बल। आकर्षण बल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल होता है। यह बल द्रव्यमान वाली सभी वस्तुओं के बीच कार्य करता है।
आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, इसी कारण वस्तुएं नीचे गिरती हैं। प्रतिकर्षण बल जो है गुरुत्वाकर्षण में नहीं होता। नाभिकीय बल परमाणु नाभिक में कार्य करता है और विद्युत बल आवेशित कणों के बीच कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल सार्वत्रिक होता है। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कारण उसकी परिक्रमा करता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलह सिंह समिति की सिफारिश पर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे या सोलह सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4A में वर्णित है। वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य दोनों परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 6वें संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पापोस की प्रथा शुरू की थी। आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पापोस की प्रथा शुरू की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गैसुद्दीन बलबन ने सिजदा और पाबोस की प्रथा शुरू की थी। सिजदा का अर्थ सुल्तान के सामने झुककर अभिवादन करना था। पाबोस का अर्थ सुल्तान के चरण चूमना था। बलबन ने राजसत्ता की गरिमा बढ़ाने के लिए यह प्रथाएं लागू की थी। बाकी विकल्पों की बात करें तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण नीति के लिए प्रसिद्ध और फिरोज तुगलक लोक कल्याण कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। बलबन लोह एवं रक्त नीति के लिए प्रसिद्ध था। उसने नियाबत एक खुदाई सिद्धांत अपनाया। बलबन गुलाम वंश का शक्तिशाली शासक था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है। आपसे पूछा है कि भारत में शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 135 वर्ष। 135 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत और शक संवत के बीच 135 वर्षों का अंतर होता है। विक्रम संवत और ईसा पूर्व विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। शक संवत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। विक्रम संवत का संबंध राजा विक्रमादित्य से माना जाता है। शक संवत भारत सरकार का आधिकारिक राष्ट्रीय पंचांग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि डेंड्रोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है या वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है। इसमें पौधों की पहचान, वर्गीकरण और संरचना का अध्ययन किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। पानी का अध्ययन हाइड्रोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी कवक का अध्ययन कहलाता है। फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन कहलाता है और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है लोकटक झील किस राज्य की एकमात्र रामसर साइट है। आपसे पूछा है कि लोकटक झील जो है किस राज्य की एकमात्र रामसर साइट है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक लेक मणिपुर राज्य में स्थित है। यह मणिपुर की एकमात्र रामसर साइट है। लोकटक झील अपने तैरते द्वीपों फुमदी के लिए प्रसिद्ध है। इस झील में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। लोकटक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर की राजधानी क्या है तो मणिपुर की राजधानी इंफाल है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चोल राजाओं की राजधानी तंजौर यानी कि तंजाउर को किसने अपनी राजधानी बनाया था। आपसे पूछा है कि चोल राजाओं की राजधानी तंजौर जिसे तंजाउर भी बोलते हैं किसने अपनी राजधानी बनाया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख
दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विजयालय। विजयालय इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विजयालय चोल ने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। विजयालय विजयालय चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। उसने पल्लवों को हराकर तंजौर पर अधिकार किया था। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत का शक्तिशाली साम्राज्य था। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। चोल प्रशासन स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किनके बीच हुआ था। आपसे पूछा है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में, किनके बीच हुआ था, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की ओर से बैरम खान ने नेतृत्व किया। हेमू को युद्ध में पराजित किया गया, जिससे मुगल सत्ता पुनः मजबूत हुई। यह युद्ध हरियाणा के पानीपत में हुआ था। बाकी विकल्पों की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी युद्ध से संबंधित है। प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ था, प्रथम पानीपत जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट जो हुआ था वह 1526 में हुआ था। 1526 में हुआ था। द्वितीय पानीपत का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1556 में। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ जो हुआ था 1761 में हुआ था। तीनों डेट याद रखिएगा, ध्यान से पूछता है एग्जाम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में किस देवता की पूजा केंद्र में रखा जाता है। आपसे पूछा है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य में किस देवता की पूजा केंद्र में रखा जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवान विष्णु का मोहिनी रूप। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से संबंधित है। इस नृत्य की शैली अत्यंत कोमल और लयबद्ध होती है। इसमें सफेद ऑफ व्हाइट पोशाक के साथ सुनहरी बॉर्डर का उपयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो भगवान शिव भरतनाट्यम और तांडव अधिक संबंधित है। मोहिनी अट्टम मुख्यतः महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह केरल की सांस्कृतिक पहचान माना जाता है। अट्टम का अर्थ नृत्य होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 312 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विस से संबंधित है। इसके तहत संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों के लिए कार्य करते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 315 जो दिया हुआ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती यूपीएससी द्वारा की जाती है। राज्यसभा के विशेष प्रस्ताव के बाद नई सेवा बनाई जा सकती है। आईएएस जो है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो आईएएस का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रसिद्ध मोलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध मोलम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। गोवा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोलम नेशनल पार्क गोवा राज्य में स्थित है। यह भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य का हिस्सा है। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बाघ, तेंदुआ, हिरण और कई दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की जो राजधानी है वह पणजी है। पणजी जो है गोवा की राजधानी है। पश्चिमी घाट यूनेस्को विश्व धरोहर क्षेत्र है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वॉल्यूम के हिसाब से करीबा झील किन दो देशों की सीमा पर है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार करीबा झील जो है किन दो देशों की सीमा पर है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाम्बिया और जिम्बाब्वे इस प्रश्न का राइट आंसर है। लेक कार्बिया जो है कार्बिया झील व जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। या विश्व की
सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। इसका निर्माण जाम्बेजी नदी पर कालिबा बांध बनाकर किया गया। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कालिबा झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की प्रमुख नदियों में से एक है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश के संविधान से ली गई है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आयरलैंड। आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड के संविधान से ली गई है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। इसमें निर्वाचक मंडल भाग लेता है। चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग किया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अमेरिका, वहां राष्ट्रपति का चुनाव अलग इलेक्शन सिस्टम से होता है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित विशेषताएं ली गई है और ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची की अवधारणाएं ली गई है। राष्ट्रपति चुनाव का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है। बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए थायराइड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गर्दन में स्थित होती है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है जो मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करती है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है। थायराइड तितली के आकार की होती है। आयोडीन युक्त नमक का उपयोग आवश्यक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर नामक झील को किस वर्ष रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। आपसे पूछा है कि राजस्थान की प्रसिद्ध सांभर नामक झील को किस वर्ष रामसर साइट आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1990 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सांबर लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। इसे वर्ष 1990 में रामसर साइट आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। यह राजस्थान के जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली हुई है। सांबर झील नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। भारत की पहली रामसर साइट थी कौन सी। तो भारत की पहली रामसर साइट जो थी चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 में। सांबर झील प्रवासी पक्षियों विशेषकर फ्लेमिंगो के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी आयरलैंड। आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करते हैं। यह सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले होते हैं। यह प्रावधान संविधान के आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित विशेषताएं ली गई हैं। कनाडा संघीय व्यवस्था और मजबूत केंद्र की अवधारणा ली गई और ऑस्ट्रेलिया यहां से समवर्ती सूची और व्यापार संबंधी प्रावधान लिए गए हैं। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा जाता। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपका प्रैक्टिस शानदार रहा होगा। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि विश्व की सबसे गहरी झील जिसका नाम बैकाल झील है वह किस देश में स्थित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।